स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 का सोशल स्टडी का क्लास है। इसमें ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। और इसमें सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आपके बुक में क्या क्या है और क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो इकाई 1 में आप लोग देखिए, विषय सूची अगर हम देखें तो इकाई 1 में है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास मतलब हुआ मध्यकालीन भारत का इतिहास। हम लोग मतलब ये इतिहास जो पढ़ेंगे सिर्फ भारत के लिए पढ़ेंगे, ना कि पूरे विश्व के लिए पढ़ेंगे। फिर इकाई 2 में भूगोल। भूगोल होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे आपका देख रहे हैं उसमें 8 नंबर चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो हम लोग को रहने के लिए जैसे हम लोग संसाधन की जरूरत होती है, जैसे कृषि, व्यापार और अन्य चीजों से जुड़े हुए जो जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप इकाई 3 में देख रहे हैं नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी। हम लोग समाज में रहने के लिए क्या नियम है और हमारे भारत का संविधान कैसा है और हम लोग को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, जैसे हम लोगों को मिला हुआ है कि जैसे हम लोग 18 साल के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाता है कि हम लोग वोट कर सकते हैं किसी को भी। तो इन सब नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर 1 है आपका हिस्ट्री का। आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, इतिहास से। तो चैप्टर 1 है इसमें भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। तो भारत में ब्रिटिश शासन का उदय कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल क्या है ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो आजाद किन से हुआ, तो ब्रिटिश रूल से, अंग्रेजों से। अंग्रेज यहाँ भारत कैसे आए, उन्होंने कैसे यहाँ पे अपना सत्ता स्टार्ट किया, किस तरीके से वो हम लोगों को भारतवासियों को बस में किए, तो यही सब है। और वो कब स्टार्ट किए यहाँ पे, कब अपना शासन, कब वो आए, अपना व्यापार कब चालू किया, कब से वो शासन करना शुरू किए, तो ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। आप देख सकते हैं इसमें 1.1 में है मुगल काल का अंत। मुगल काल क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। मुगल काल अगर समझ जाइएगा कि हाँ ये मुगल काल है, तो उसका अंत से, मुगल काल के अंत के बाद ही ब्रिटिश शासन का स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मुगल काल जब चल रहा था भारत में तो उसी समय कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे और उन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया था मुगल शासन काल में ही। और वो किनके शासन काल में हुआ था, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। ब्रिटिश शासन काल, मुगल काल का जो था, सबसे पहला बादशाह था बाबर। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया भारत में। बाबर कौन थे, तो आप लोग अभी समाचार में सुन रहे होंगे बाबरी मस्जिद। तो ये वही बाबर हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था अयोध्या में। उनका बेटा था हुमायूं। हुमायूं ने शासन किया 1530 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर ने शासन किया 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर वही है जो आप लोग पढ़ते हैं, अकबर और बीरबल की कहानियां। या अकबर बहुत ही अच्छे बादशाह थे, कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो अकबर का शासनकाल बहुत ही अच्छा रहा। फिर उनका लड़का था जहांगीर। जहांगीर ने शासन किया 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल चला 1628 से 1658 तक। और औरंगजेब का शासनकाल था 1659 से 1707 ईस्वी तक। शाहजहां के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, शाहजहां कौन थे, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था आगरा में। ये वही शाहजहां हैं जिन्होंने लाल किला, दिल्ली में कुतुब मीनार, इन सब का निर्माण किया है। और औरंगजेब उनका लड़का था। मुगल का सबसे आखिरी शासक था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगलों का बादशाह, जैसे बोलते बादशाह कायम रहना, वैसा नहीं रहा। उसके बाद
मुगलों का शासनकाल स्टार्ट हो गया भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने बिजनेस के सिलसिले में आए थे। वो कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में। आपका सेकंड 1.2 जो है टॉपिक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए? तो 1600 ईस्वी में वो यहाँ पे स्टेबल हो चुके, मतलब यहाँ पे स्थित कर दिए थे कंपनी को। तो 1600 ईस्वी में क्या थे? उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चल रहा था। वो सिर्फ व्यापार के सिलसिले से आए थे ब्रिटिश। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि भारत में कैसा था ब्रिटिश, कैसे वो आए, कैसे वो बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने शासन किया, तो ये सब हम देखेंगे। तो टॉपिक पढ़ते हैं मुगल काल का अंत। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मुगल काल में औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब क्या था? अंतिम शक्तिशाली शासक था। जैसे इसमें हम बहुत सारे मुगल शासकों का नाम लिखे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो भारत पे राज कर सके। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी शक्ति प्रदर्शित करने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। इससे दिल्ली का केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी थी। इसमें लिखा है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो क्षेत्रीय रियायतें मतलब क्या हुआ? तो भारत के मतलब अन्य छोटे छोटे भागों में बट गए ये, और वहां के जो सूबेदार थे, जमींदार थे, वो शासक करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि दिल्ली की सत्ता जो है वो कमजोर पड़ने लगी। मुगलों की दिल्ली की सत्ता जो थी वो कमजोर पड़ने लगी। जैसे आप लोग जानते हैं, मराठाओं के बारे में सुने हैं, इस चैप्टर में उनके बारे में भी है। तो मराठाओं का अपना सत्ता राज हो गया। और अगर बोले साउथ इंडिया में, उधर अलग शासकों का राज हुआ। तो अलग अलग भागों में बढ़ जाने के कारण से दिल्ली की सत्ता क्या हुई? कमजोर होने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कोई मुगल बादशाह उतना शक्तिशाली नहीं हुआ जो औरंगजेब एवं औरंगजेब के पूर्व के मुगल शासकों की भांति एक विशाल क्षेत्र पर अपनी सत्ता बनाए रख सके। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी मुगल शासक नहीं था जिनमें दम हो कि वो पूरे भारत पे राज कर सके। जैसे कि औरंगजेब और औरंगजेब से पहले के जितने भी शासक थे वो क्या किए? वो शक्तिशाली शासक थे, परंतु एक प्रतीक के रूप में मुगल शासकों का महत्व बना हुआ था। 1857 ईस्वी में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ी क्रांतिकारी हुई तो क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब क्रांति कुचल दी गई तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को उनके सामने ही मार डाला। इसमें जो 1857 की बात है, ये वही क्रांति है जो भारत में किया गया था मुगल के खिलाफ, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग सुने हैं, मंगल पांडे, ये सब थे। लेकिन उस समय इनका नेता जो था वो था बहादुर शाह जफर, और उनको भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उनके सामने उनके बेटे को मार दिया गया था। 18वीं सदी के अंत तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों की सत्ता उभरने लगी थी। सर्वप्रथम अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली और भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 18वीं सदी के अंत तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज की सत्ता उभरने लगी थी। 18वीं सदी के अंत तक। अब ये सदी क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि 18वीं सदी के अंत तक, अब यहाँ पे 18वीं सदी लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि 1801 से 1800 मतलब 18वीं सदी। अगर सदी की बात करते हैं हम बोर्ड पे लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। अगर हम सदी की बात करें तो ये 1601 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, 1600 से 1700 के बीच जो चला वो क्या था? 17वीं सदी था। क्या है? 17वीं। 1701 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक क्या था? 18वीं सदी। इसमें जो है ये क्या है? 1701 से 1800 के बीच, मतलब 1701, 1795। जैसे 1600 ईस्वी में क्या था? ब्रिटिश शासन का, मतलब ब्रिटिश यहाँ आ गए थे, उन्होंने अपना कंपनी स्थापित कर दिया था। तो
तो वो कौन सी सदी थी? तो 17वीं सदी। सदी हमेशा ही एक आगे चलती, जैसे अभी क्या है 2000 से चल रहा है, 2000 से 2000 3000 तक चलेगा। अभी क्या 2001 2001 हुआ, 2002 2003 2004, अभी क्या ऐसे करते करते ये क्या है 2020 चल रहा है। अभी 20 चल रहा है, 21 22 तक मतलब 100 तक पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3000 नहीं पहुंचेगा बल्कि 2100 कुछ होगा, 2101 2102, तो ये हुआ। तो ये 1600 से 1700 ईस्वी तक हुआ। 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी। सदियां जब भी होती है तो वो 100 साल की होती, हाँ 100 साल की होती है। तो बुक में देखते हैं सदी। तो ब्रिटिश का व्यापारिक जो था वो कब था, तो 18वीं सदी के अंत तक उभरने लगी थी। 18वीं सदी कब था, 18वीं सदी तो 1701 से 1800 ईस्वी तक, मतलब 18वीं सदी के अंत तक, तो वही होगा 1780 से 1800 तक, 1790 हो सकता है, 1791 1792। तो उनका व्यापार क्या था, उभरने लगा था। और सर्वप्रथम अंग्रेज आपको बता चुके हैं कि वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने राजनीतिक वो व्यापार के साथ साथ क्या करने लगे, कुछ समय के बाद यहाँ पे राजनीतिक की सत्ता भी स्टार्ट कर दी उन्होंने। 1.2 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो आए थे वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक कंपनी खोला। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की व्यापारिक कंपनी ईस्ट कंपनी ने एक चार्टर द्वारा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इन्होंने क्या किया, ईस्ट कंपनी जो था उन्होंने पूरब ईस्ट साइड में एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे और कोई नहीं। अगर किसी भी गांव में या किसी सोसाइटी में, कहीं समाज में अगर कोई एक ही दुकान रहेगा, अगर दूसरा दुकान नहीं रहेगा तो वहां पे क्या होगा, हम लोग सामान लेने के लिए जाएंगे, उसको मन होगा तो वो कोई 10 रुपए की चीज को बोलेगा नहीं हम इसको 15 रुपए में देंगे, 20 रुपए में देंगे। आपको अगर जरूरत होगा तो आपको लेना ही होगा। जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को सामान की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। अगर कोई ऊंचे दाम में बेचे तो ये क्या हुआ, तो वो एकाधिकार ले लिया और वो सस्ते सस्ते दामों को ऊंचे ऊंचे दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। इसका तात्पर्य यह कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। मतलब ब्रिटेन की ही कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती थी। इसमें ईस्ट कंपनी ही, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी, भारत में नहीं आ सकती थी। या कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारों से प्रतिस्पर्धा का भय नहीं था। जब वो एकाधिकार प्राप्त कर लिया था तो उसको ये भी डर नहीं था कि यहाँ पे कोई और कंपनी आने वाली है। इसलिए वो क्या करते थे, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों में व्यापार कर सकती थी। वहां से सस्ते दामों में चीज खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंचे दामों पर बेच सकती थी। उस समय व्यापारिक या वाणिज्यिक कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बचकर ही लाभ कमा सकती थी। यदि कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो भी तभी सस्ती चीजें खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेची जा सकती थी। अगर जैसे हम आपको बताया कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, अगर कोई 2-3 दुकान नहीं होगा, तो कोई अगर एक ही दुकान होगा तो वो सस्ते सामान को भी महंगे दामों में बेचेगा। ठीक उसी तरीके से ये जो थे ईस्ट कंपनी, वो सस्ते सामान को लाती थी और यहाँ पे महंगे महंगे सामान बेचती थी, और इसको रोकने वाला भी कोई और नहीं था। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय शक्तियों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वो गोवा में अपना केंद्र स्थापित कर चुके थे। पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने सन 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। अगर बोला जाए कि भारत की खोज कब हुई थी तो यही था, वो डेट था 22 मई 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई है।
जो पुर्तगाल से लोग आए थे, वास्को डिगामा नाम के व्यक्ति थे, वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया है। 1998 में वो केरल के कालीकट नाम के घाट पे आए थे, जगह पे आए थे। उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी में डच, फिर ब्रिटिश लोग आए। सब जो यहाँ पे आए बिजनेस करने के लिए, सबका एक ही पर्पस था, यहाँ पे एक ही चीज सबको लेना था, मसाले। क्योंकि केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। यहाँ पे अभी भी केरल में मसाले, बहुत अच्छे अच्छे मसाले होते हैं। तो भारत से सब कोई, जैसे यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी, क्या मांग थी, तो भारत के बने सूती कपड़े, रेशम एवं मसाले, यहाँ का कॉटन क्लॉथ, सिल्क एवं मसाले, ये सब यूरोपीय बाजारों में बहुत ही ज्यादा डिमांड था कि भारत से कोई जैसे यहाँ से मसाला लेके जाता था और वो वहां पे बेचते थे, यहाँ से सस्ते दामों में ले जाते थे और वहां पे महंगा करके बेचता था ये लोग। क्योंकि भारत के लोगों में तब बिजनेस की कोई भी आइडिया नहीं था इन लोगों में। तो इस तरीके से ब्रिटिश भी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने बिजनेस किया। बिजनेस के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक दखलअंदाज भी करना शुरू किया और वो यहाँ पे शासन करने लगे। अब ये कैसे वो शासन स्टार्ट किए, किस तरीके से वो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किए, ये सब इस चैप्टर में है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री के बारे में तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।